हेलो। संकल्प करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने नौपाषाण काल तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में चलने से पहले हम देखेंगे प्रोटो इतिहास को। प्रोटो इतिहास का मतलब होता है आदि ऐतिहासिक काल को। आदि ऐतिहासिक काल वो चरण है जब सिंधु घाटी सभ्यता और नौपाषाण काल के बीच के काल को है। अगर हम कहना चाहें तो प्रोटो इतिहास या मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय अवधि होगा वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रोटो इतिहास इतिहास के में मतलब आदि ऐतिहासिक काल में हम समय अवधि को देखते हैं तो हमें दिखता है कि समय अवधि 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं इस अवधि में अंतर भी आती है। कहीं कहीं 25 से आपको 1500 तक दिखेंगे। प्रोटो इतिहास का मतलब वो काल होता है कि जिसके स्वयं के कोई लिखित अभिलेख नहीं है। अगर हैं तो उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है या उस काल की जानकारी हमें किसी अन्य सभ्यताओं का अभिलेख से मिलते हो। वही हमारे आदि ऐतिहासिक काल। जो ये आदि ऐतिहासिक काल है ये प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के काल का है। मतलब प्री हिस्ट्री वो काल है जहां की हमें कोई साक्ष्य, अगर हमें कोई साक्ष्य प्राप्त भी होते हैं तो हम उनकी लिपि नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन इतिहास वो काल है जहां कि हम उसके लिपि को भी पढ़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की अब और भी बात करें तो हम देखते हैं कि अब पुरातात्विक प्रमाण तो है लेकिन अभी तक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। मतलब हम सिंपल सी बात कहें तो आद्य ऐतिहासिक काल में अभिलेख भी इनके मिलेंगे, इनके साक्ष्य भी मिलेंगे, लेकिन कभी लिपि इनकी पढ़ी अभी तक नहीं जा सकी है। इसके हम आगे बात करें तो इसके जो अभी तक साहित्यिक साक्ष्य हैं वो अभी तक हमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं मिले हैं, बल्कि हमें दूसरे देश के साहित्यिक साक्ष्य से ठीक इसके बारे में हमें कुछ पता चली है। ठीक इसी युग को आदि ऐतिहासिक काल के प्रारंभ से लेके हमें ताम्रपाषाण का और कांस्य युग की सभ्यता की शुरुआत दिखती है। यहीं से हमें ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग की सभ्यता की शुरुआत दिखती है। और यही देखा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहला जो तत्व का प्रयोग करता है या धातु का प्रयोग करता है वो होता है तांबा, होता है कॉपर। वो क्या है? कॉपर। तो अगर हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता विकसित होती है आदि ऐतिहासिक काल के दौरान, हम इसमें देखते हैं तो ये 3 फेज में होती है। एक होता है हड़प्पा, एक हड़प्पा से पहले और एक हड़प्पा की बाद। जैसे हम बात करते हैं हड़प्पा से पहले के बारे में, तो अगर हड़प्पा से हम पहले की बात करते हैं तो ये है 3000 बीसी से लेके 2350 बीसी तक। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिंधु घाटी जब परिपक्व होती है या हड़प्पा परिपक्व होती है उससे पहले का काल है। और हड़प्पा के तो काल के बारे में पता ही है, 2350 से लेके 1750 का काल है। हड़प्पा जो है 2350 से 1750 का काल है। अरे इससे पहले भी हड़प्पा था, बट ये हड़प्पा का परिपूर्ण काल है। मतलब यहाँ हड़प्पा पूरी तरह से विकसित हमें दिखाई देती है। अब हम आते हैं हड़प्पा के बाद, जो अर्थात कह दे कि हड़प्पा के बाद के काल को हम बोले हड़प्पा का उत्तर काल। हड़प्पा का उत्तर काल ये हमें काल दिखता है 1750 से लेके 700 बीसी के आसपास। 700 बीसी के आसपास। ठीक, ये रहा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। जो था वो 3 भाग में बंटता है, एक हड़प्पा में, एक हड़प्पा से पहले का और एक हड़प्पा के बाद का। हम इसमें आगे देखते हैं क्या, यहाँ देखते हैं कि हड़प्पा से पहले जो लोग, हड़प्पा से जो पहले थे, मतलब साढ़े मतलब 3000 से लेकर 2350 बीसी तक देखा जाता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं? छोटे छोटे गांव में रहते हैं और कच्चे घर है। इनको घरों की क्वालिटी कैसी है? कच्चे घर हैं। इनके घर कैसे हैं? कच्चे। और हम देखते हैं क्या कि इनकी जो दीवारें हैं वो घास फूस की, इनकी दीवारें मिट्टियों की बनी होती है और घास फूस की झोपड़ी बनाई जाती थी। कब? बिफोर हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पहले के काल में। और ये कब से कब का काल है? 3000 से 2350
बीसी का। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पर आधारित समाज यहाँ बन चुकी है। कारण क्या है? हमने देखा कि नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि और पशुपालन की तरफ चल दिया था और लोग एक ग्राम ग्राम में भी रहते थे, एक समाज की तरह एक ग्राम में रहते थे। वो लोग सामूहिक शिकार भी करते थे। तब यहाँ देखा जाता है क्या, हड़प्पा से पहले, कि यहाँ के लोग अब पूर्णतः कृषि और पशुपालन पर आधारित समाज हो गया है। और यहाँ क्या देखा जाता है कि यहाँ अब बर्तन भी बनने लगे। बर्तन तो नवपाषाण काल से ही बनते हैं, और ये भी पता भी होगा कि बर्तन क्यों बन रहे हैं। जल को संग्रहण करने के लिए, भोजन को संग्रहण करने के लिए किस चीज का, बर्तन का प्रयोग हो रहा है। और ये बर्तन जो बनते थे साधारण मिट्टी के बर्तन होते थे। और हम यहाँ बात करें, मतलब यहाँ की बात करें हम उपकरणों के बारे में, तो यहाँ के जो उपकरण होते थे वो पत्थर और तांबे के बने होते थे। पत्थर और तांबे के बने होते थे। कहाँ के? हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा से पहले के। जब हम यहाँ आगे की तरफ और बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या क्या है। हम देखते हैं हड़प्पा से पहले में व्यवसाय क्या था। तो हमने पढ़ा ही कि यहाँ के लोग कृषि पे आधारित थे, मतलब यहाँ के लोग कृषि करेंगे, यहाँ का व्यवसाय मुख्यतः कृषि होगी। तो यहाँ देखा जाता है कि गेहूं की भी प्राप्ति होती है अवशेष के रूप में। यहाँ जौ भी होते थे, यहाँ बजरा भी होता था, और यहाँ चावल भी होते थे। यहाँ चावल भी होते थे। जबकि यहाँ देखा जाता था जो यहाँ के लोग कृषि करते थे वो नदियों पर और सिंचाई, वर्षा मतलब सिंचाई, वर्षा और नदियों पर निर्भर रहते थे। अच्छा, हम एक बात और देखते हैं कि हमने देखा था कि मनुष्य ने पशु पालना नवपाषाण काल से ही शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ देखते हैं कि इनका व्यवसाय बन जाता है पशुपालन। इनका व्यवसाय बन जाता है पशुपालन, जिसे गाय, भेड़ भेड़ भैंस, बकरी, कुत्ते, ये सब पालना यहाँ से शुरू कर देते हैं। अगर हम इसके आगे चलते हैं, ये हमारे व्यवसाय थे। व्यवसाय में लोग कृषि कर रहे हैं, सिंचाई सिंचाई के लिए नदियों और बारिशों पर निर्भर रह रहे हैं, पशुपालन करना शुरू कर देते हैं। अब कोई किस रूप में? व्यवसाय के रूप में। ठीक, हम इसके अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य अब यहाँ क्या करता है, व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ना और शिकार करता है। ये तो पहले से भी करते थे, नवपाषाण काल में भी मनुष्य करते थे ये, लेकिन यहाँ अब व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। नदियों से ये क्या करते हैं, हम मछली को पकड़ते हैं, और जंगल में ये लोग शिकार करते हैं। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ अब क्या होता है, पॉटरी मतलब कुम्हार, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉटरी। वो कैसे होते हैं, उन पे अब रंग की जाती है, उसको रंग से रंगे जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, साधारण लाल रंग के, साधारण लाल रंग के और काले रंग के बर्तन बनाए जाते हैं, काले रंग का बर्तन बनाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, आज हम वर्तमान में देखते होंगे कुम्हार के यहाँ, कुम्हार लोगों के यहाँ की चाक होती है, वो इस चाक पे ही बर्तन बनाते थे। अब बोले कि इसमें मेटल कवर क्या होता था, तो अभी तक तो हमने यहाँ लोहा की खोज तो हुई नहीं है। यहाँ तो लोहे एक ही था, वो था क्या, कॉपर। क्या था, कॉपर। तो यहाँ पर मतलब जो भी धातु के वस्तु बनेंगे वो कॉपर के ही बनेंगे। ये था यहाँ के व्यवसाय। यहाँ का था क्या, ये व्यवसाय, ये था यहाँ का व्यवसाय। जब हम अभी इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि आद ऐतिहासिक काल से कुछ वस्तु मतलब कुछ स्थान है। ठीक है, वो स्थान अभी वर्तमान में कहाँ है ये हम जाने तो, जैसे अभी मेहरगढ़, वर्तमान में एक स्थल का नाम है मेहरगढ़। उस समय एक स्थल था जिसका नाम था मेहरगढ़। वो अभी वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत पड़ता है, जो कि एक पाकिस्तान का ये प्रांत है। इसका पाकिस्तान प्रांत है, ये पाकिस्तान का ये प्रांत। यहां से देखा जाता है कि यहाँ से विशेषता मेहरगढ़ का ये है कि यहाँ कृषि और पशुपालन की शुरुआत यहाँ से दिखी जाती है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत। और यहाँ ये भी देखा जाता है कि यहाँ मिट्टी की झोपड़ी की मिलती है और हाथ से बने हुए बर्तन यहाँ से मिलते हैं। कब का, ये आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक, इसी तरह देखा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल के एक जगह का नाम है कोट दीजी, कोट दीजी, जिसका जो कि ये है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध
प्रांत में। यहाँ भी हम देखते हैं कि शुरुआत में यहाँ जो प्रारंभिक किलेबंदी थी यहाँ दिखाई पड़ती है। लाल रंग के यहाँ भी बर्तन दिखाई देते हैं, तांबे का औजार भी यहाँ दिखाई देते हैं। कहाँ पे? कोट दीजिए। फिर एक स्थल का नाम होता है अमरी। अमरी, ये भी है सिंध प्रांत में। ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत में। और ये सिंध प्रांत कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जहां से यहाँ से क्या मिलते हैं? मिट्टी के सील, मिट्टी के सील, मिट्टी के सील है, मतलब मुहर के टाइप के क्या मिलते हैं यहाँ से? अमरी से मिट्टी के सील मिले हैं। जबकि यहाँ पे मृदभांड का निर्माण के भी हमको यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ हमको मृदभांड भी निर्माण के दिखाई पड़ते हैं। जबकि यहाँ से पशुपालन के भी हमें साक्ष्य प्राप्ति कर होते हैं। कहाँ से? अमरी से। जबकि हम इसी के बाद जब हम बढ़ते हैं कालीबंगा में, कालीबंगा ये भी एक स्थल है, कालीबंगा। और इस स्थल से हमें क्या देखते हैं कि ये है भारत के, पहले तो राजस्थान में, कालीबंगा ने कहा भारत के राजस्थान में। यहाँ पे दिखते हैं हमको खेतों में हल चलाने के निशान, खेतों में हल चलाने के निशान। और ये जो है खेतों में हल चलाने के निशान कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। इसी तरह एक क्षेत्र है जिसका नाम है बनवाली, एक नाम है बनवाली। ये भी भारत के हरियाणा क्षेत्र से ही पड़ता है, भारत के हरियाणा में। यहां देखा जाता है क्या, यहां से कृषि और व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होती है। कृषि और व्यापार के साक्ष्य कहां से? बनवाली से। जबकि यहीं एक भारत में एक और स्थल है जिसका नाम है सुरकुटदा, 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 जो कहां पे है? गुजरात में, जो है गुजरात में। यहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। यही है जो विवादास्पद है सिंधु घाटी के सभ्यता के दौरान। एक यहां से क्या प्राप्त होती है? घोड़े की अस्थियां, यही विवादित है। और क्या है? मिट्टी के खिलौने और गहने की प्राप्ति होती है। कहां से? सुरकुटदा से। ये जितने भी स्थल थे ये थे क्या? आद ऐतिहासिक काल स्थल थे। ये क्या थे? आद ऐतिहासिक काल स्थल थे। तो अब तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के आद ऐतिहासिक काल के बारे में जान चुके हैं कि आद ऐतिहासिक काल क्या था। आद ऐतिहासिक काल को अगर हम समरी के रूप में करें तो आद ऐतिहासिक काल हड़प्पा से पहले का काल है, जो हड़प्पा परिपक्व होती है उससे पहले का काल है। इसमें देखे क्या जाते हैं कि लोग गांव में रहते हैं और कच्चे घरों में रहते हैं। जो गांव घर की दीवारें थी वो मतलब मिट्टी के और घास फूस की झोपड़ियां बनाई जाती थी। यहाँ के लोग जो व्यवसाय था मुख्यतः कृषि था, पशुपालन था। और इसके बाद और हम देखें तो यहाँ देखते हैं क्या कि लोग मछली भी पकड़ते थे। हमने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। और हमने कुछ स्थल के नाम दिए, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में है, जैसे उसी तरह कोटी दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, अमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कालीबंगा भारत के राजस्थान प्रांत में। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद एंट्री करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये वही काल है जो 2350 और 1700 बीसी के मध्य का काल है। 2350 से लेकर 1750 के मध्य का काल है। इससे पहले भी ये सभ्यता थी, इससे भी ये पहले सभ्यता थी, लेकिन ये सभ्यता का परिपक्व समय है, परिपक्व समय है। मतलब इस समय सभ्यता अपनी उच्चतम स्तर पे थी। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हमें कुछ ओल्ड एनसीईआरटी कहती है, जो अभी ओल्ड एनसीईआरटी थी, जो अभी वर्तमान में नहीं चलती, जो 2006 तक लगभग बंद हो गई। वो एनसीईआरटी कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व टाइम 2350 से लेकर 1750 बीसी तक था। जबकि हमको न्यू एनसीईआरटी कहती है कि 2600 से लेकर 1900 बीसी तक का काल है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों अलग अलग टाइम ड्यूरेशन देते हैं, बट हमें इसमें नहीं जानना है। बस हम इतना जान ले कि ओल्ड एनसीईआरटी कितना टाइम देती है और न्यू एनसीईआरटी इसको कितना मतलब समय बताती है, इसकी अवधि क्या बताती है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक सरगोना अभिलेख है, सारगोन अभिलेख है, सारगोन अभिलेख है। ये सारगोन अभिलेख जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता से मिला है हमें, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिला। ये जो सरगोन अभिलेख है ना, वहां के एक सरगोन नाम के शासक थे, उनके द्वारा ही इसको लिखवाया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सरगोन अभिलेख में कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए
मेलुहा नाम का उपयोग किया गया है। ऐसा विद्वानों का मत है कि सोरगोन अभिलेख में जो मेलुहा लिखा हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही लिखा गया है। यह है सोरगोन अभिलेख, कहां से? मेसोपोटामिया से मिला है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कितने में, मतलब कितने किलोमीटर में फैली थी, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना था। तो लगभग इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। किसका? सोरगोना, सोरगोना मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, जो कि अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो 12.5 लाख किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में यह बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में और पश्चिम में और दक्षिण में 3 तरफ से थे। मतलब इनको बोलने का मतलब यह होता है कि ये जो विस्तार था त्रिकोणीय था, लेकिन हम देखते हैं कि चतुष्कोणीय है। ये लगभग चतुष्कोणीय है, लेकिन ये कैसा है? त्रिभुजाकार ही कहा जाता है, इसको त्रिभुजाकार ही कहा जाता है। हम देखते हैं कि ये सबसे पहले उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर के मांडा तक, और किस नदी के तट तक? चिनाब नदी के पास तक। नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब कहां पे? उत्तर के मांडा में। और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सुतका कैंडोर तक फैला हुआ है, सुतका कैंडोर तक। यही है जो ईरान का सीमा बनाता है। पाकिस्तान और ईरान का उस समय यह सीमा बनाता था। यह बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत है, यह बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत है। और यह नदी किस तट पे है? यह नदी है दस्त नदी के या दास्क नदी के तट पे है। दस्त नदी या दास्क नदी के तट पे है। ठीक है। कौन? सुतका कैंडोर। ये कहां पे? पश्चिम में। ठीक। अगर हम आगे बात करते हैं पूरब की तरफ के लिए, तो पूरब में देखा जाता है कि आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ है। कहां तक? आलमगीरपुर तक। और यह आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये एक हिंडन नदी है, एक हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर जो था, ये उसके आसपास का क्षेत्र था, हिंडन नदी के आसपास। और जो हिंडन नदी हो, ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी थी। कौन? हिंडन नदी। इसी तरह देखा जाता है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का दैमाबाद तक ये फैला हुआ है। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है दैमाबाद, वहां तक ये फैला हुआ है। और वो किस नदी की घाटी में है? वो गोदावरी नदी के घाटी में, वो गोदावरी नदी के घाटी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिकोणीय फैली हुई थी, लेकिन इनका विस्तार चारों दिशा की तरफ थी। अगर हम इनको चारों दिशा की बात कर लिए अभी, तो हम देखें कि उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा तक, जो चिनाब नदी के पास में है। पश्चिम में देखें हम कहा? सुतका गैंदोर तक, जो बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत में है, जो क्या पाकिस्तान और ईरान की उसमें सीमा बनाती थी, या अभी वर्तमान में भी सीमा बनाती है। ठीक है। और ये किसके नदी के तट पे? ये दास्क नदी के तट पे है, या दस्त नदी के पास है। हम इस तरह से जब पूरब की बात की तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, यह है हिंडन नदी के पास, हिंडन नदी के पास, जो किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक नदी है। हम इसके बाद बात करते हैं दक्षिण की तरफ के लिए, दहमाबाद। ये कहा था? महाराष्ट्र में। दहमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये किस नदी तट पे? गोदावरी नदी के तट पे। अब हम बात करते हैं कि कहा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता का विस्तार था, नक्शे में देखने पर हमें प्राप्त होता है को उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूरब की ओर ये त्रिभुजाकार जैसी आकृति दिखाई देती है। कैसा? ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देती है हमको, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देती है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। कैसा आकार है इसका? त्रिभुजाकार। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि इन जितने भी पुराने स्थलों की खोज किस आधार पर होती है? इनकी सारी खोज होती है कार्बन डेटिंग के आधार पे, कार्बन डेटिंग के आधार पे। ये डेटिंग का नाम है कार्बन डेटिंग जो है कार्बन 14 के आधार पे, कार्बन 14 के आधार पे। ठीक है। ठीक। अच्छा, जो कार्बन 14 से क्या होता है? कार्बन 14 से इन सब का परीक्षण किया जाता है। क्या? जो पुराना जो हमें कोई भी चीज खुदाई के बाद मिलती है, जैसे मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, और कैसी वस्तुएं? कार्बनिक वस्तुएं। कैसी? कार्बनिक।
उनका हम परीक्षण कार्बन 14 से करते हैं। अच्छा, इन जो हम परीक्षणों का परिपक्व जो कारण हम लोग को पता चला है 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक, वो कार्बन 14 के द्वारा ही हमें पता चला है, कार्बन 14 के द्वारा ही पता चला है। अगर हम आगे बात करते हैं कि कार्बन 14 कैसे कार्य करती है, कार्बन 14 डेटिंग कैसे कार्य करती है, तो हम देखते हैं कि कार्बन के 3 प्रारूप पाए जाते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। क्या होता है जब कार्बन 14 इसकी प्रवृत्ति जो अस्थिर होती है, मतलब अस्थिर होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे जब अगर समय ज्यादा बढ़ता है तो नाइट्रोजन में बदलती है। कैसा? नाइट्रोजन 14 में, नाइट्रोजन 14 में बदलती है। ठीक है। अच्छा, जब तक कोई, जैसे कि हम इसके बारे में बताते हैं कि जब तक कोई प्राणी जीवित रहे, कार्बन 14 जैसे है, जब तक कोई प्राणी अगर जीवित रहता है तो उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 के अनुपात स्थिर रहता है। कोई भी जीवित प्राणी हो, पेड़ पौधे कुछ भी, उन सब में क्या होता है, कार्बन 14 जो होते हैं और कार्बन 12 के अनुपात, ये इन दोनों के रेशियो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और जब जीव मर जाती है तो कार्बन 14 का अवशोषण करना बंद कर देते हैं। और क्या होता है, जब ये जीव मर जाते हैं तो कार्बन 14 का अवशोषण करना बंद कर दिए, तब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कार्बन 14 को ये लॉस करना शुरू कर देते हैं, मतलब इनको धीरे धीरे क्षय करने लगते हैं। ठीक है। तो हम देखते क्या है कि, तो हम क्या देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने जीवित और मृत अवशेषों को में ये देखते हैं क्या कि कार्बन 14 का अनुपात को मापते हैं कि जो वस्तु वो जीवित है, जो अभी जैसे हम कोयला ले लिए, एक कोयला पहले का, एक कोयला वर्तमान का, इन दोनों में देखेंगे क्या कि मतलब कोयला ये कब बना होगा, तो कोयला दोनों को लेने से पहले, कोयला तो लकड़ी से बनती होगी, तो ये पहले देखेंगे लकड़ी में कार्बन 14 का अनुपात का रेशियो क्या है, और ये जो कोयले बन चुके इसमें कार्बन 14 का अनुपात का रेशियो क्या है। इन दोनों के रेशियो से पता चलता है कि कोयले कितने साल पुराना है। अगर कार्बन 14, जैसे किसी भी चीज का एक परिपूर्ण टाइम होता है, किसी भी चीज का एक परिपूर्ण काल होता है, मतलब किसी भी चीज का एक एज होता है, क्योंकि कार्बन 14 का अवशोषण हुआ है और ये कार्बन 14 धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सॉरी, कार्बन जब 14 समाप्त हो रहा है तो इसका एक उम्र भी होगा, कितने साल में कार्बन 14 समाप्त हो जाएगा उस वस्तु में से। तो इसका हम देखते हैं कि आधा जीवन जो है, या इसका परिपूर्ण जीवन कहा जाए तो होता है, मतलब आधा जीवन जो होता है 5730 साल का है, 5730 साल का है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा इसकी पूर्ण जीवन काल, किसका, कार्बन 14 का। मतलब कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है, आधी रह जाती है कितने साल में, 5730 वर्षों में, 5730 वर्षों में। अगर कार्बन 14 किसी भी वस्तु से पूर्णतः समाप्त होगा तो समाप्त होगा कितना, होगा आपको 11,460 वर्ष बाद, 11,460 वर्ष बाद। हम कार्बन 14 के बारे में समझ लिए, बेसिक जरूरत था, बेसिक हमने इसके बारे में बताया आपको। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। हम देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व के टाइम है वो न्यू एनसीईआरटी 2600 से 1900 कहती है, जबकि वहीं पे हमें ओल्ड एनसीईआरटी कितनी कहती है, 2350 से 1750 कहती है। तो हम उस टाइम में देखते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत कौन कौन से काल, मतलब कौन कौन सी सभ्यता थी। तो एक को हम देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक को हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता, और एक है चीन की सभ्यता। ठीक है। एक है मीनोन की सभ्यता, मीनोन की सभ्यता, यही है यूनान की सभ्यता, यह है यूनान की सभ्यता। ठीक है। अच्छा, एक है सुमेरियन की सभ्यता। ये सारे जितने भी सभ्यताएं हैं, 5 सभ्यताएं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पैरेलल सभ्यताएं हैं, उनके ये समांतर की सभ्यताएं हैं। मतलब हम ये कहना चाहें कि इतना ही सभ्यता नहीं, सभ्यताएं और भी हैं, लेकिन ये मुख्य सभ्यताएं हैं। इनकी शासनकाल तो हुई है, आप एक नजर खुद से देख लीजिएगा, इनकी कोई जरूरत उतनी है नहीं। ठीक है। हम देखते हैं क्या, मेसोपोटामिया जो है ये दजला फरात नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब दजला फरात नदी के किनारे पर है। कौन सा, मेसोपोटामिया। इसी को आज के वर्तमान में कहते हैं टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी, टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी, जो कि है इराक में। कहां पे है, इराक में। यहीं से हमें मेसोपोटामिया का, यहीं से हमें
मेसोपोटामिया से ही हमें हम देखते हैं क्या व्यापारिक संबंध के बारे में प्राप्त होता है। और यही मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है, कौन सा, सोरगोना, जहां से हमें क्या मिलता है, मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। किसके लिए, विद्वानों का कहना है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। अच्छा, हम मिस्र की सभ्यता देखते हैं। ये नील नदी के किनारे बसी हुई है। ये सभ्यता किसके नदी किनारे थी, नील नदी के किनारे। इसी को बोलते हैं हम नाइल नदी की, मतलब नाइल की सभ्यता भी बोलते हैं, नाइल की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो मिस्र की सभ्यता थी, नाम से ही पता चलता है कि मिस्र कंट्री में होगी। ये कहां थी, मिस्र में थी। जो यहां से हमें देखने को मिलता है कि भारत, मतलब भारत क्या, उस समय जो भारत के अंतर्गत जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। उस सभ्यता के साथ अप्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध को देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि हम यही बात करते हैं चीन की सभ्यता, या इसको बोलते हैं पीली, ये पीली नदी है या पीली घाटी या हांग हो की सभ्यता, इसको बोलते हैं हांग हो की सभ्यता। एक हांगू नदी है या पीली नदी है, उसी के किनारे बसी थी। ये कौन थी, चीन की सभ्यता। इससे भारत की कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ते, कोई प्रत्यक्ष संबंध इससे भी नहीं है। अब आती है मिनोअन की सभ्यता। मिनोअन की सभ्यता ये है क्रेट द्वीप यूनान में। यह है कहां पे, क्रेट द्वीप यूनान में। और यहां से हमें अप्रत्यक्ष समुद्री व्यापार की संभावनाएं दिखती हैं, अप्रत्यक्ष संपर्क रूप में, अप्रत्यक्ष संपर्क। और कैसे, समुद्री व्यापार की संभावनाएं दिखती हैं, ठीक है, ठीक। जबकि सुमेरियन की सभ्यता है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सुमेरियन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग थे उन्हीं को बोलते हैं सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है। और ये जो सभ्यता है इसमें मेहुला शब्द का उल्लेख है। मेसोपोटामिया में मेहुला शब्द का उल्लेख था, तो ये सुमेरियन सभ्यता हम बोलते हैं, मतलब वहां मिलता है क्या कि उसका मेहुला के साथ संपर्क का उल्लेख मिलता है। मेहुला मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ये जितने भी सभ्यताएं थी ये सारी कब किसके समकालीन है, सब सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में हम देखते हैं क्या, यहाँ ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। यहाँ क्या चीज का, ब्रॉन्ज का, मतलब कांसे का यूज होता है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता बोलते हैं। कारण क्या है कि यहाँ ब्रॉन्ज का यूज होता था। और ये जो ब्रॉन्ज होते थे ये बनते थे क्या चीज से, कॉपर और रंगा मिलाकर। रंगा को हम बोलते हैं टीन, रंगा को आज वर्तमान में क्या बोलते हैं हम लोग, टीन। कॉपर और रंगा को मिलाकर क्या बनाते हैं ये लोग, कांस्य बनाते हैं। और इससे क्या बनते थे, औजार, हथियार और आभूषण बनते थे। इससे क्या बनते थे, ब्रॉन्ज से औजार, हथियार और आभूषण बनते थे। किससे, ब्रॉन्ज से। जो बनते थे क्या मिला के, तांबा और टीन मिलाकर बनाए जाते थे, ठीक है। हम और एक बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली खोजी गई साइट थी वो थी हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली खोजी गई साइट थी वो थी हड़प्पा। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। कारण ये पहली खोजी गई इसकी साइट थी। और इसको खोजा था कौन, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मतलब खोजकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। जब ये हड़प्पा खोजी गई उस समय 1921 ईस्वी थी। उस समय कौन थी, 1921 ईस्वी थी। और ये जो हड़प्पा है ये बसा हुआ है कहाँ, पाकिस्तान में। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पे, पंजाब के प्रांत में, पंजाब प्रांत में। और नदी कौन सी है, रावी नदी। नदी कौन है, रावी नदी, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, इस स्थल का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों दिया गया। हम देखते हैं कि जब प्रारंभिक खुदाई होती है तो इसका सभ्यता का मुख्यतः जो क्षेत्र था वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे थी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इनके किनारे ही बसी विकसित हुई दिखाई पड़ती है हमें जब इसकी प्रारंभिक खुदाई होती है। तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ब्रॉन्ज एज की, इसको ब्रॉन्ज एज की सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, कारण क्या है, ब्रॉन्ज एज के बारे में भी बता दिए, सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमको बारे में बता दिए। हम आप इसके आगे आपसे
बात करते हैं। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब पृष्ठभूमि। अगर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। जब हम प्रारंभ में देखते हैं कि इसका प्रारंभिक संकेत हमें 1826 से 1856 तक प्राप्त हो जाता है पहली बार। कब? 1826 से लेकर 1856 में इसका प्रारंभिक हमको संकेत दिखता है। 1826 में जब पहली बार हमको दिखता है तो एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन। ये पहली बार पंजाब क्षेत्र के, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, इसी को स्थल को ये पहली बार देखे थे, ठीक है। ये पहली बार एक खंडहर के रूप में यहाँ एक स्थल को देखे थे जो हड़प्पा के पास में था। किसने कहा था? चार्ल्स मेनन ने। इस पे इनकी पहली बार दृष्टि पड़ी थी। कब? 1826 में। इसके बाद हम देखते हैं क्या 1853-54 में, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ये पुरातत्वविद थे, ठीक है, ने हड़प्पा स्थल का दौरा किया था। ये जो 26 में दिखा गया था हड़प्पा स्थल, इनका ये दौरा किया और वहां से प्राप्त कुछ ईंटों और प्राचीन मोहरों को, मतलब वहां से नोट किया था, मतलब वहां से कलेक्ट किया था। कुछ प्राचीन ईंट थे और कुछ प्राचीन मोहर थे। और ये कब प्राप्त होती है? जब भारत में रेलवे जब शुरुआत होती है तब। ये कब होता है? तब। ये सब कब मिलते हैं? तब। क्या होता है इसके बाद की घटना? 1856 में दो व्यक्ति होते हैं, एक जॉन और एक विलियम ब्रंटन, जो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इन्होंने क्या देखा कि जब ये रेलवे लाइन के लिए ट्रैक की खुदाई कर रहे थे या ट्रैक बिछा रहे थे तो इन्होंने देखा, ठीक है, इन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे पहले से कोई कुछ ना कुछ तो सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ पहले से कुछ ना कुछ सभ्यता थी और इसके बारे में पहले से अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पता चल गया था। कब? जब 53 में। कब? जब 53 में इन्होंने रेलवे की भारत में विकास कर रही थी। भारत में रेलवे का विकास कब होता है? 1853 में। और काल क्या है? लॉर्ड डलहौजी का काल है। लॉर्ड डलहौजी का काल है। ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक। तो अभी ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहली बार 26 में इसको चार्ल्स मेनन ने देखा। 53-54 में यहाँ से कुछ प्राप्त अवशेष को प्राप्त किया। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कुछ ईंटें और कुछ प्राचीन मोहर। 56 में इन्होंने यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम है, एक जॉन और एक विलियम ब्रंटन। जब ये लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये ट्रैक के पास कुछ तो है, ठीक है, और इन्हीं में, इन ट्रैकों में, ठीक है, हड़प्पा के ईंटों का, यहाँ ट्रैकों से हड़प्पा में ईंटों का प्रयोग किया गया। हड़प्पा से हिलाकर ईंटों का प्रयोग किया गया है, इन ट्रैकों में किया गया था, ठीक। अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं 1921 में, 1921-22 में, मतलब 22 में राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी 21-22 में दो व्यक्ति जो हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत करते हैं। 1920-21 में देखा जाता है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण के निदेशक, जिनके नाम है जॉन मार्शल, नाम क्या है? जॉन मार्शल,